हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का। आज हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्लासरूम टीचिंग। चलिए समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आपको समझना है। बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत कम टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस छोटे से चैप्टर से, तो इसे बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे समझिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंग्लिश के जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उन्हें आप कम से कम 2 बार देखिए, जिससे कि आप जैसे मैं उन्हें हिंदी में समझा रहा हूँ आप उसकी लैंग्वेज को समझ सकें और अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बनाकर आराम से उसे लिख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग मीनिंग, चलिए समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। द आर्ट ऑफ गुड क्वेश्चनिंग डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ टीचिंग एंड यूज्ड इन लर्निंग, टीचिंग एंड लिसनिंग। इसके कहने का मतलब है जो कला होती है अच्छे सवाल पूछने वाली, ठीक है, जो टीचर्स क्लास में सवाल पूछते हैं बच्चों से, उसकी जो कला होती है वो 3 चीज़ों पर ज़्यादातर डिपेंड करती है। वो है एक तो लर्निंग, ठीक है, मतलब जो लर्निंग में यूज्ड की हुई आर्ट है वो। दूसरी टीचिंग, किस ढंग से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, किस ढंग से बच्चे समझ रहे हैं। और दूसरा आपका आता है लिसनिंग, मतलब जैसे टीचर ने कोई एक सेंटेंस बोला, बच्चे उसे किस तरह से समझ रहे हैं और किस तरह से टीचर उसे डिलीवर कर पा रहा है। आगे देखते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी एक टीचिंग मेथड है क्लासरूम टीचिंग के अंडर। ये जो आता है क्वेश्चनिंग वाला, मतलब टीचर जब क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, जब तक बच्चों से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे बच्चे कैसे आंसर दे पाएंगे और कैसे बच्चे खुल पाएंगे टीचर के साथ। तो इसीलिए ये एक मेथड बनाया गया है। अगला है, अ टीचर हु नेवर क्वेश्चन टू लर्नर्स ही इज वर्थलेस इन टीचिंग जॉब्स। इस लाइन का कहने का मतलब है वो टीचर जो कभी क्वेश्चन नहीं करता है, लर्नर्स मतलब यहाँ बच्चों से है, जो बच्चों से कभी क्वेश्चन नहीं करता है उसका टीचिंग जॉब एकदम वर्थलेस है। वर्थलेस का मतलब बेकार है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चनिंग इज द मेन की टू ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज। एजुकेशनल एक्टिविटीज से मतलब जितनी भी पढ़ाई को लेके गतिविधियां जितनी भी होती हैं पढ़ाई को लेके, उसमें क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करना बच्चों से एक मेन की है, मतलब एक बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है पढ़ाई का। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्लासरूम टीचिंग के। इट हेल्प्स इन लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द नॉलेज ऑफ टुडे एंड डायग्नोजिंग द वीकनेस ऑफ द लर्नर्स। इस लाइन का मतलब है बच्चों ने अब तक जो पहले पढ़ा था, जिस क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं उससे पहले बच्चे जो भी पढ़ चुके हैं वो, और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आगे जो पढ़ने वाले हैं, उन सबको ये लिंक करता है क्लासरूम टीचिंग और क्वेश्चनिंग जो मेथड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ डायग्नोजिंग द वीकनेस ऑफ लर्नर्स, इससे जब टीचर क्वेश्चन पूछता है और बच्चे आंसर देते हैं तो टीचर को यह पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कोई बच्चा बोल पा रहा है या नहीं, आंसर किस तरह से दे पा रहा है। तो इससे बच्चे की जो कमियां होती हैं उन्हें भी टीचर पता कर सकता है। आगे देखते हैं, इट हेल्प्स द लर्नर्स टू थिंक एंड ट्रेस आउट द रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। यहां पे लर्नर्स बच्चों से ही बोला गया है, तो ये बच्चों को मदद करता है सोचने के लिए। बच्चे सोचने के लिए और मजबूर होते हैं, जैसे ही टीचर क्वेश्चन करता है तो बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। और ट्रेस आउट द रीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज है, इंग्लिश में कोई बात पूछी गई बच्चों से, तो उसका एक रीजन भी पता करेंगे कि ये चीज अगर है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अ टीचर हु नेवर क्वेश्चंस टू लर्नर्स, ये हम कर चुके हैं। चलिए, इट हेल्प्स द लर्नर्स टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द मटेरियल लर्न्ड बाय देम।
इसका मतलब है ये बच्चों को मदद करता है। रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब याद करना, पुरानी बातें या पुराना कुछ भी पढ़ा हो उसे याद करना। एंड रिकॉग्नाइज द मटेरियल लर्न्ड बाय देम, और जो बच्चों ने अब तक पढ़ा है, मटेरियल मतलब यहाँ बुक्स से बात हो रही है, बुक्स में जो पढ़ा है या टीचर ने जो पढ़ाया है उनको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में। जब जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो बच्चे पहचान जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने उस बुक में पढ़ा था, ये क्वेश्चन सर ने उस क्लास में पढ़ाया था। चलिए देखते हैं आगे। इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर्स। सीधी सी बात है, जब बच्चे से क्वेश्चन करे जाएंगे और बच्चे उसके आंसर देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के स्किल्स, पहला है, ये क्वेश्चन आपके आता है पेपर में कि व्हाट आर द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स को अगर मैं आपको समझाऊं तो मतलब किस किस तरीके से बच्चे लैंग्वेज लर्निंग को, मतलब किसी भाषा को कैसे याद कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए हमें एक भाषा को समझने के लिए। तो चलिए उसमें पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल। इसका मतलब है टू लर्न एनी लैंग्वेज वन शुड डेवलप द लिसनिंग स्किल सो दैट अंडरस्टैंडिंग बिकम ईजी। सीधी सी बात है, जब आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपना लर्निंग स्किल, मतलब याद करने की जो हमारी क्षमता है, स्किल क्षमता को बोलते हैं, ठीक है, याद करने की जो हमारी क्षमता है उसे हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी लैंग्वेज को सीखने की इच्छा है वो बढ़ जाए। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। अब इसमें क्या आता है, स्पीकिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? बोलने का जो हमारा ढंग है, बोलने की जो हमारी स्किल है। तो डेवलपमेंट मतलब उसका विकास, बोलने की जो हमारी तरीका है उसका विकास करना। तो स्पीकिंग वर्बल स्किल, वर्बल या स्पीकिंग एक ही बात होती है। वर्बल मतलब हम जो चीज अपने मुंह से बोलते हैं। स्किल्स आर मोर देन जस्ट टॉकिंग। इसका मतलब है ये जैसे हम बात करते हैं, इसमें जैसे लिखा है, मैंने अभी आपको बताया है, हम बात करते हैं तो वही एक वर्बल स्किल होता है। ये इससे थोड़ा अच्छा होता है और ज्यादा हमें इसको सोच समझ के करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बात करने में हम कुछ सेंटेंस या कुछ बातें गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन यहां पर हमें अपने स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है करना, ठीक है, इनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स राइट एंड जस्टिफाइड यूज ऑफ वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें क्या क्या आता है? राइट एंड जस्टिफाइज यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब जो शब्द हैं, इंग्लिश में हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्द हमें बिल्कुल सही, और जस्टिफाइड मतलब जिस जगह वो वर्ड बिल्कुल सही फिट हो उनका यूज बिल्कुल सही सही करना है। और प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्रोनाउंसिएशन का मतलब किसी भाषा को बोलने का एक ढंग जो होता है उसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। इसका मतलब है बीइंग एबल टू रीड द वर्ड्स, sentences etc easily comes under reading skills. Learner must develop the reading skills. देखिए रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स मतलब पढ़ने की जो क्षमता हमारी होती है उसको हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं उसे? अच्छा, बढ़ाना क्यों है उसे, ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं और क्यों बढ़ाना है, हमें क्या क्या उसमें पढ़ना होता है। वर्ड्स, जो शब्द आते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना है। सेंटेंसेस, कोई भी इंग्लिश में एक लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे पढ़ने की क्षमता, साफ साफ पढ़ सकें, बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए, बिना किसी वर्ड को गलत बोले हुए हम उसे पढ़ सकें। यही इसकी रीडिंग स्किल है, यही हमें, इसी चीज का हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है, लर्नर्स मस्ट डेवलप द रीडिंग स्किल्स। लर्नर्स को लैंग्वेज लर्निंग के लिए, भाषा का ज्ञान के लिए ये स्किल डेवलप करना, इसका विकास करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। देखिए हमने सुनना सीख लिया, बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, अब हम लिखना सीखेंगे। To learn any language, development of writing skill is most important aspect. इसका मतलब है जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो राइटिंग
स्किल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना, जब तक हम राइटिंग नहीं सीखेंगे किसी लैंग्वेज की, मुझे ये नहीं पता कि मैं COW काव ये कैसे लिखूं, तो मैं किसी लैंग्वेज को कैसे सीख पाऊंगा। जब तक हम लिख नहीं पाएंगे तो लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि राइटिंग स्किल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखने का ढंग, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, उसी से आप एक भाषा को सीख सकते हैं, उसी से आप लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर इन राइटिंग इनहेंसेस द लैंग्वेज लर्निंग। इसमें ये लिखा हुआ है करेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि COW ये एक वर्ड बोल दिया, तो इसमें लिखा हुआ है एक ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर में सब कुछ आ जाती है, आपके मीनिंग भी आ जाते हैं, वर्ब भी आ जाती है, सेंटेंस भी आ जाता है, ठीक है। सेंटेंस भी सही होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय, अब इसमें इसका मतलब है राम एक अच्छा लड़का है, तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है और ये सही है। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में राइटिंग स्किल्स मेरी ठीक हैं, ठीक है। तो यही होता है आपकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स। मतलब सीखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों बच्चों को आने चाहिए। इसी से लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा का विकास होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, ये सब तो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कुछ चीजें आपके आ जाती हैं, आप रफली इन्हें देख लीजिए, आपके एग्जाम में ये आ सकती हैं, काफी बार आ भी गई हैं। नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे आपका डंकी, मतलब गधे को डंकी बोला जाता है, हॉर्स घोड़ा, शीप माने भेड़, ठीक है, और काव गाय, डॉग माने कुत्ता, और आपका डोमेस्टिक, ठीक है, ये आपके डोमेस्टिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है नेम ऑफ सम बर्ड्स, क्रो, आउल, पिकॉक, कॉक, पैरट, स्पैरो। ये एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं कि राइट अबाउट बर्ड्स, व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, उनके ये एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही बर्ड्स में आप लिख सकते हैं क्रो यानी कौवा, आउल मतलब उल्लू, पिकॉक, पिकॉक बोलते हैं आपके मोर को, कॉक मतलब मुर्गा, ठीक है, और पैरट तोता, और स्पैरो एक चिड़िया होती है जिसे गौरैया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ फ्लावर्स, ऐसे ही फ्लावर्स के नाम आ जाते हैं, लिली, लोटस, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, रोज गुलाब, ठीक है, ट्यूपिल ट्यूलिप सॉरी, ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम भी आ जाते हैं, ऑरेंजेस, गुआवा, एप्पल, पाइनएप्पल, पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ओनियन, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने इसमें डाल दी हैं, आप सभी जानते हैं इन चीजों को, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, जब एग्जामिनर बहुत ज्यादा मेहरबान होने लग जाए तब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक नंबर का कभी कभी आ जाता है एग्जाम्पल्स में या MCQ में, आप सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करने के लिए कि आप इंग्लिश समझ पाते हैं या नहीं, सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 लाइन्स ऑफ राइमिंग पोएम, ठीक है। अच्छा, राइमिंग का मतलब क्या होता है? राइमिंग का मतलब जब कोई धुन बनती है, जैसे ये पोएम है एक, सबने बचपन में पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसमें आप देख रहे हैं स्टार, नीचे देखिए आर, हाई, स्काई, ऐसा लग रहा है ना कोई धुन बन रही है, तो इन्हीं को राइमिंग लाइंस या राइमिंग पोएम बोलते हैं। तो आपसे एक राइमिंग पोएम लिखने को आ सकती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी इंग्लिश राइटिंग कैसी है। राइटिंग का मतलब आपके सुंदरता से नहीं है, मतलब आप इंग्लिश लिख पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप 2-3 पोएम याद कीजिए, 1-2 राइमिंग पोएम, ऐसी राइमिंग पोएम याद कीजिए, इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राइट एनी 2 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ये मैंने बहुत छोटे सेंटेंस लिखने हैं आपको समझाने के लिए। आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बैट यानी बल्ला है, और दूसरा आई रीड पोएम, मैं पोएम यानी कविता पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपसे बोला जा सकता है कि आप इंग्लिश में कोई 2 सेंटेंस लिखिए, अपने बारे में लिख दीजिए, या बोल सकता है अपने पिताजी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक सिंपली ये 1-1, 2-2 नंबर के 4-5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आती हैं,
आपको मैं बता देता हूँ, नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय जो फूल है वो क्या है? लोटस, मतलब कमल। इसे याद कर लीजिए, पिछली बार आ गया था, किसी एक साल में एग्जाम में ये आ गया था, तो इसे छोड़िए मत, सिर्फ याद करके रखिए। सबको वैसे मोस्टली याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, काउंटिंग ऑफ मंथ्स ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। आपसे जनवरी फरवरी तो नहीं लिखवाएगा, इंग्लिश कैलेंडर क्या होता है? इंग्लिश कैलेंडर आपका जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक ये होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ छठवां महीना कौन सा आता है, पांचवा महीना कौन सा होता है, वॉट इज द फिफ्थ मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर? तो आप बता सकते हैं फिफ्थ मंथ में होता है। वॉट इज द लास्ट मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर? तो आप बता सकते हैं कि दिसंबर लास्ट मंथ होता है। चलिए, यहीं पे क्लास खत्म होती है। बहुत छोटा सा ये चैप्टर था। शुरुआत के मैंने जो 2 आपको बताए थे वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बाकी ये सब तो बेसिक है, सभी जानते हैं। क्लासरूम टीचिंग और आपका लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, वो सबसे ज्यादा जरूरी था, जो मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए, आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश की क्लासेस अब कंटिन्यू आपकी आती रहेंगी। आने वाली 4 से 5 क्लासेस में मैं इंग्लिश को फिनिश करा दूंगा। इसके तुरंत बाद में साइंस और कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहें, कोई भी क्लास आपसे छूटे नहीं, चूके नहीं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.